गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम आगमन और निगमन विधि के बारे में जानेंगे कि आगमन और निगमन विधि क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आगमन किसे कहते हैं और निगमन किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको इन डाउट से बिल्कुल क्लियर कराया जाए। जो डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं, जब आप क्लियर नहीं कर पाते हो, वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। एक बार आप सभी यदि क्लास में आ गए हैं तो प्लीज़ पहले तो ये बताऊंगी कि अब यहाँ पर सुपर टेट, एमपी टेट, जो भी आपके टेट एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है। दूसरा ये कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे पूछें ज़रूर। और हाँ, एक बात और, इस लिंक को आप अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपके साथी भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि आगमन निगमन विधि है क्या। ठीक है, चलिए, तो जो भी क्लास में आ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए और समझिए, आगमन विधि की बात करें, आगमन और निगमन विधि दोनों ही शिक्षण विधियों के अंतर्गत पाई जाती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप, सबसे पहले हम जानेंगे कि आगमन विधि क्या है। ठीक है, आगमन विधि क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो गाइस समझिए कि आगमन विधि कि जो प्रतिपादक हैं, सबसे पहले पूछा जाता है कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और बात की जाए कि यह विधि जो है, यानी कि आगमन विधि, इसमें क्या है? आगमन, तो आ की गमन होता है इसमें। आगमन विधि में क्या है कि जो आपको पता है उसी के आधार पर आप नया कुछ सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। अब कैसे? देखिए, यह विधि शिक्षण अधिगम की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि में नए ज्ञान को खोजने के अवसर मिलते हैं, जो अनुसंधान की राह प्रदान कराता है। क्या? जो अनुसंधान की राह प्रदान कराता है। और इस विधि में चीजों को इकट्ठा करने का, अटेम्प्ट करने का अवसर मिलता है। लोगों को उस ज्ञान की जरूरत होती है जिससे कुछ नया आविष्कार होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, आगमन विधि को बहुत ही आसानी तरीके से भी हम समझेंगे कि आगमन विधि है क्या। तो गाइस देखिए, मान लीजिए कि आगमन के विपरीत जो विधि है उसे तो आप कहते हैं कि भाई निगमन विधि। अब आगमन विधि क्या है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने, जैसे कि आपके सामने हम हिंदी के ही विषय के बारे में चर्चा करते हैं। हम हिंदी के विषय में क्या बताएं आपको? व्याकरण पढ़ा रहे हैं। ठीक है, व्याकरण में सबसे पहले हम क्या है, पहले एक बार मैं देख लेती हूँ कि क्लास में, एक बार मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। सतीश, ऋतु, काजल, अमरनाथ, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहती हूँ कि आगमन विधि है क्या। मान लीजिए मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ और हिंदी विषय में सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में समझने से पहले, जैसे कि हम वर्णमाला को जानते हैं ना, वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला के बाद मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए भाई, ये नाम है, एक है सतीश, ये है क्या है, मनमोहन, और ये आगरा, समझिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और ये है दिल्ली। ये सब क्या है तो आप कहेंगे मैम ये तो है, मतलब भाई ये मेल का नाम है, यानी कि ये पुल्लिंग है, सतीश, मोहन। लेकिन आगरा और जो दिल्ली है ना, वो क्या है? वो एक शहर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर आपको क्या बताऊंगी? बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों, यहाँ पर हम आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने बताया कि सतीश, मोहन, आगरा, दिल्ली, ये एक नाम है। तो जितने भी नाम होते हैं इस संसार में, जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी प्रकृति ने इस संसार में भेजा है, वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है भाई? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है।
ठीक है। और उदाहरण के बाद धीरे धीरे हम क्या है, नियम को फॉलो करते हैं। समझ में आया? मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाया है और उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हुआ होगा। भाई मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि भाई सतीश, मोहन, आगरा, दिल्ली ये सब क्या है, तो आप बोलो कि नाम है। कि अच्छा नाम है, तो देखिए संज्ञा जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ नाम का बोध कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने उदाहरण समझा और फिर हमने नियम समझा। अब आगे देखिएगा। ओके अमरनाथ, चलिए अब देखिएगा। अब आगमन विधि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि आपके सामने है कि समस्या को खोजकर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब मान लीजिए जैसे समस्या क्या है कि मैंने आपको कई सारे नाम दे दिए, अब आप बोलोगे पता नहीं क्या बताना चाहती हैं, है ना। तो आपके सामने एक समस्या बन गई। अब उसी समस्या के आधार पे क्या है, मैंने आपसे पूछा कि नाम है, तो बच्चों नाम जो होते हैं वो संज्ञा का ही रूप होता है, यानी कि संज्ञा के अंतर्गत सभी जितनी भी प्रकृति के आधार, जो भी संसार में जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नदी, पहाड़, इन सबके जो नाम रखे गए हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए समस्या को खोजकर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं जिसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और यह विधि किस पर, स्वयं कर सीखने पर बल देती है। कौन सी विधि? आगमन विधि। आगे देखिएगा। अब बात करें कि सेकंड पॉइंट, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार नियम बनाकर उसको क्या है भाई, इम्प्लीमेंट किया जाता है। भाई उसमें क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी रटने की प्रवृत्ति होती है ना उसका अंत होता है। पूछ लिया जाता है क्या आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति होती है, तो याद रखिएगा आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है। रटने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है निगमन विधि में। ठीक है, निगमन विधि में पाई जाती है। तो परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाकर उसको क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, जिससे रटने की प्रवृत्ति का अंत होता है और अनुभव जो होते हैं बच्चों में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं कर सीखते हैं। ठीक है, अपनी समझ के आधार पर सीखते हैं। तो पॉइंट में कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, कुछ एक भी पॉइंट समझ में ना आए तो बताएं। आप देखिएगा, समस्या आने पर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। अब भाई समस्या आएगी आपके सामने तो क्या करेंगे, भाई समस्या का समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ विचार करेंगे, उस समस्या को कई प्रकार से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो जिससे क्या होता है, जिससे अनुसंधान किया जाता है और हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। भाई आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए आप बहुत सारे, भाई इधर ऐसे समस्या समाधान हो सकती है, बहुत सारे आप चिंतन करते हैं ना और तर्क भी करने की कोशिश करते हैं, जिससे अनुसंधान किया जाता है और हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो आगमन विधि कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। आगमन विधि एक सर्वोत्तम विधि के अंतर्गत पाई जाती है, जबकि निगमन विधि को वैज्ञानिक विधि की दोषपूर्ण विधि माना जाता है, क्योंकि निगमन विधि जो है वो रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। ठीक है, एक बार देखें आपके कमेंट में किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगमन विधि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइएगा एक बार। भाई आगमन विधि क्लियर हुई या नहीं? तो आगमन विधि उस विधि को भी कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों के आधार पर उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ सूत्र जो आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं, कुछ ऐसी विधि, मतलब आगमन विधि की विशेषताएं जो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये विशेषताएं कोई सी भी पूछी जा सकती है, 6-7 है, ज्यादा नहीं है। इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी नहीं पूछेगा कि आगमन विधि क्या है। आगमन विधि की जो विशेषताएं वही आपसे पूछी जाती है कि बताइए ज्ञात से अज्ञात विधि किसके अंतर्गत आती है, आगमन के अंतर्गत, निगमन के, संश्लेषण विश्लेषण के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है, तो देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए उदाहरण से नियम की ओर, अभी मैंने बताया था कि पहले आपको इसमें क्या है, उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद उदाहरण के आधार पर नियम दिए जाते हैं। और जब उदाहरण दिया जाता है तो बच्चा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नियम उदाहरण में क्या है, वो अपनी स्वयं की सोच को विकसित करता है, और बाद में नियम होता है तो नियम को रटने की कोशिश इसमें नहीं करता है। ठीक है, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर।
दूसरा है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब यहाँ पर पहले क्या है भाई, आपको क्या है स्थूल दिखा दिया और फिर उसको धीरे 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 छोटे छोटे पार्ट्स में बताया कि हाँ देखिए इसके छोटे छोटे, जैसे कि मान लीजिए भाई स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म जानते हैं ना क्या होता है, स्थूल पता है सभी को भाई। सबसे पहले आपको क्या है, जैसे छोटे छोटे देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह विधि चलती है, जिसमें क्या है पहले बड़ा आकार और फिर धीरे 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 उसके सूक्ष्म की ओर ले जाना। अब नेक्स्ट कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगमन विधि की ये मुख्य विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। आगमन विधि में जो सीखने की गति जो धीमी होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चा इसमें सोच समझकर कार्य करता है। और यदि मान लीजिए आपके सामने कोई भी नियम बता दिया जाए तो उस विधि में क्या होगा भाई, उस विधि में क्या होगा, क्योंकि आगमन विधि जो होती है वो स्वयं करने पर बल देती है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे चलती है। लेकिन धीरे धीरे स्पीड बेशक चलती है लेकिन इसमें बच्चा अच्छे से समझता है, ठीक है, वो कुछ भी रटने की कोशिश नहीं करता है। अमरनाथ आगमन विधि रटने पर बल नहीं देती, इसलिए धीमी धीमी मतलब बच्चा धीरे 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 प्रयास से आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। चलिए तो देखिए विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात आप जानते हैं जो आपको आता है उसी के आधार पर आप, जैसे कि मान लीजिए आपने भाई क्या है सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम से पहले आपको संज्ञा आती है तो आप संज्ञा से सर्वनाम को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। मूर्त से अमूर्त आप पहले प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और उसी के आधार पर आप चिंतन करेंगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। ये उदाहरण है किसके, ये उदाहरण है आपके आगमन विधि के, पूछ लिए जाते हैं। ये आपकी एक एक विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से अलग आगमन विधि से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि अभी मुझे बताया इन्होंने अमरनाथ जी ने कि धीमी चलने वाली विधि है, तो कहा जाता है कि आगमन विधि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आगमन विधि या निगमन विधि या संश्लेषण विश्लेषण को ही इसका एक पार्ट माना गया आगमन निगमन में। देखिए बताऊंगी मैं आपको कि आगमन विधि को प्राय थकान वाली विधि, क्योंकि बच्चा इसमें धीरे धीरे कार्य करता है, लगातार बना रहता है, तो आगमन विधि को थकने वाली यानी कि थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो काफी लंबी होती है, ठीक है। और आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि आगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं कौन है, अरस्तु। अब देखिए इसके जब भाई कोई भी विधि है जिसके गुण हैं तो दोष भी होते हैं, तो देखिए गुण क्या है, पहले गुण के बारे में देख लेते हैं कि नवीन ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण, कुछ नया खोजने का, कुछ नया करने के अवसर जब प्राप्त होते हैं तो हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नवीन ज्ञान को अर्जन करने का अवसर, ये भी सेम ऐसा ही पॉइंट है कि नया कुछ हम जब ग्रहण करते हैं तो उसके अवसर जो देती है हमें वो आगमन विधि देती है। आगे है तीसरा पॉइंट कि ये जो आगमन विधि है ना ये मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। कौन सी, मनोवैज्ञानिक विधि। अब मनोवैज्ञानिक विधि में आप जानते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो तथ्यों पर आधारित होती है, उसमें कहीं ना कहीं सत्यता देखी जाती है, वो अधिकतर सत्य यानी कि हर किसी में कुछ ना कुछ बच्चा स्वयं के आधार पे कार्य करके उसमें निपुणता हासिल करता है, इसीलिए इसे एक मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट कहता है कि बच्चों से सामान्य नियम निकलवा लिए जाते हैं। भाई पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर बच्चों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, रचनात्मकता आती है। बच्चे की जो बौद्धिक कौशलता है उसमें क्या होता है, विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है। बच्चे की चिंतन में, बच्चे की चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है, तो जिससे उनमें रचनात्मकता, आत्मविश्वास गुणों का विकास होता है। पूछा जा सकता है कि वह कौन सी विधि है जिसमें रचनात्मकता का विकास होता है, तो याद रखिएगा वो आगमन विधि है, ठीक है। आगे देखिए
का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम से स्वयं मतलब सामान्य नियम स्वयं से निकाल लेते हैं। पूछा जाता है आगमन विधि में क्या है भाई, ये विश्लेषण पर आधारित होती है संश्लेषण पर, तो आप क्या बताएंगे? आगमन विधि विश्लेषण यानी कि विखंडित कर वो क्या करती है कि वो स्वयं के आधार पर ही उसका निष्कर्ष निकालती है। मान लीजिए कोई आपके सामने समस्या है, वो समस्या आपके सामने, मान लीजिए कोई समस्या आ गई है, तो उसको क्या करेंगे आप? छोटे छोटे पार्ट्स में उस समस्या को बांटने की कोशिश करेंगे, और जब वो समस्या के सारा आपको क्या छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं वो समस्या ईजी हो जाती है, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट में उसे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो बस यही कहा गया है कि बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं से निकाल लेते हैं। आगे देखें कि इसमें सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि बच्चा इसमें स्वयं कर सीखने पर बल देता है। देखिएगा, इसमें सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि बच्चा खुद से करके देखता है, खुद से करके सीखता है। ठीक है, तो ये आगमन विधि के क्या है? गुण। स्थायी ज्ञान मनोवैज्ञानिक विधि, मानसिक विकास में सहायक, या छोटी कक्षाओं के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखिए, आपसे बहुत अधिक पूछा जाता है कि आगमन विधि कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, तो याद रखिए आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है। अब जब इस विधि के गुण भी हैं तो दोष भी होंगे, और दोष हैं तो कैसे हैं देखिए और समझिए। आगमन विधि के दोष कि प्रत्येक विषय को पढ़ाने या समझने के लिए उपयुक्त रूप से संभव नहीं हो सकती। भाई ऐसा नहीं कि हर विषय में पहले आपको उदाहरण दिया जाए और बाद में क्या है आपको नियम के आधार पर समझाया जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आगमन विधि जो है वो प्रत्येक विषय को समझाने के लिए उपयुक्त संभव नहीं मानी गई है। कुछ ऐसे विषय हैं कि जिसमें पहले नियम को रखा जाता है और फिर जाकर धीरे धीरे आपको उदाहरण की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम जैसे कि मैं आपको भाई हिंदी का ही उदाहरण लेकर चलती हूं, तो मैंने आपको बताया कि समास के भेद की हम बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया गया कि समास के भेद कितने, आप बोलते हैं 6 हैं। अब 6 कौन से हैं? तो पहले भैया आपको क्या है समास के भेद तो पता है, ये आपने क्या एक उदाहरण के तौर पे आपने समझ लिया कि मैडम ने 6 बता दिए। अब लेकिन जब मैं 6 भेद बताऊंगी तो उन्हें आप क्या है उदाहरण के तौर पे याद नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं आप जैसे कि अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, उनको आप क्या करेंगे रटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि आगमन विधि हर विषय के लिए एक उपयुक्त रूप से संभव विधि नहीं मानी गई है। तो कहीं कहीं पर नियम का देना बहुत जरूरी होता है और कहीं कहीं किसी विषय में आपको उदाहरण मिलना बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए, आधुनिक समय की कक्षा पद्धति जिसमें हर व्यक्ति को तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए। भाई जो आज का युग है, आज की परिस्थिति को देखकर हर बच्चा शॉर्टकट अपनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा डीपली जाए या उसमें पूरी तरीके से घुस जाए, उसे चाहिए कि बस इतना मिल जाए कि वो पास हो जाए, है ना। तो उन लोगों के लिए आगमन विधि मतलब पूरी तरह से क्या होती है, उनको संतुष्ट नहीं कर पाती, उनको सफलता नहीं प्राप्त कर पाती। क्योंकि आगमन विधि में जाना इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकियों से सीखें, लेकिन इसमें आगमन विधि में ये संभव है कि छोटी छोटी जांच की जाती है। लेकिन आजकल क्या है, बच्चा बस ये है कि नियम मिल जाए और नियम के आधार पे अपना क्वेश्चन किया और आगे चलता बना। तो आधुनिक समय की कक्षा पद्धति जिसमें हर व्यक्ति को तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, जो आगमन विधि का पूरी तरह से प्रयोग करना इसमें संभव नहीं हो पाता है, ये निगमन विधि में ही होता है। ठीक है, आगे देखिए भाई कि तीसरा पॉइंट, सीखने में शक्ति व समय अधिक लगता है। भाई वो तो है ही, जब आप हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, उसकी डिटेल समझेंगे, तो उसमें समय भी अधिक लगेगा और आपकी जो है भाई मानसिक शक्ति भी बहुत अधिक प्रयोग में आएगी। केवल सामान्य नियमों की खोज इसमें होती है। आगमन विधि में केवल सामान्य नियम, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाती है, इसीलिए जब उदाहरण बच्चा अच्छे से समझ लेता है तो सिर्फ उसको समझाने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। तो केवल सामान्य नियमों की खोज किसमें की जाती है? आगमन विधि में। भाई उदाहरण बच्चे के सामने है तो फिर खोज किसकी होगी? नियम की होगी ना। तो बस आगे देखिए,
5वां पॉइंट कि यह विधि स्वयं में अपूर्ण है, क्योंकि इसमें खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निगमन विधि की आवश्यकता होती है। भाई यहाँ पर क्या है कि पूछा जाए कि भाई आगमन विधि अपने आप में पूर्ण है? नहीं, क्योंकि पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है। अब ये उदाहरण सही है या गलत है उसको मतलब क्या है भाई क्लियर कराने के लिए आपको सबसे पहले नियम की आवश्यकता पड़ती है, और जब नियम है तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि यस हमने तैयार कर लिया है। इसीलिए यह विधि अपने आप में अपूर्ण विधि भी बताई है। तो यहाँ पर आपको दोष और गुण समझ में आए या नहीं आए एक बार बता दीजिए। भाई दोष और गुण क्लियर हुए हैं या नहीं? चलिए आगे तो देखिएगा, अब है आपके सामने निगमन विधि। निगमन विधि क्या है समझिए, आगमन विधि के विपरीत, और साथ ही साथ इसमें पहले नियम और बाद में उदाहरण। और तीसरी बात कि इस विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु ही हैं। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। तो समझिएगा कि कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान एवं गणित विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी गई है, क्योंकि गणित हो विज्ञान हो इनमें पहले नियमों के आधार पर ही आप किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। और ये दोनों विधियां एक दूसरे के विपरीत विधि हैं। ठीक है, तो देखिएगा और समझिएगा कि निगमन विधि शिक्षण के दौरान प्रस्तुत विषय मतलब विषय वस्तु के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं सेम किसके विपरीत है? आगमन विधि के। आगमन विधि में आपने देखा कि भाई वहां पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, और इसमें आप देखेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेगा। सामान्य से विशिष्ट, यानी कि आगमन विधि में आप एक विशेषताओं को अच्छे से पढ़ लें, चाहे आगमन विधि की चाहे आप निगमन विधि की, और बस उसी के विपरीत हो जाएगा उसकी दूसरी विधि। आगमन विधि की विशेषताएं आपने याद रखी तो आपको निगमन विधि याद हो जाएगी, निगमन विधि की याद करी तो आपको आगमन विधि याद हो जाएगी। तो देखिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये किसके अंतर्गत आती हैं? निगमन विधि के अंतर्गत आती हैं। हेलो पूनम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? प्लेटो देखिए और अमरनाथ, यदि आपके सामने ऑप्शन में प्लेटो, अरस्तु या फिर कह सकते हैं कि और भी आपको दो नाम मिल जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको प्लेटो, अरस्तु, यदि दो नाम एक साथ मिलते हैं तो आप दो ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ अरस्तु को ही लगाएंगे। समझ में आया? ये इसके सहायक रहे हैं प्लेटो, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसके प्रतिपादक हैं वो अरस्तु हैं। ठीक है, यदि आपको मान लीजिए एक ही ऑप्शन में अरस्तु और प्लेटो दोनों मिल जाते हैं और आप प्लेटो को लगाते हैं तो आपकी संभावना कम होगी, लेकिन हाँ अरस्तु है वो मुख्य रूप से इसके प्रतिपादक माने गए हैं। चलिए देखिएगा भाई, यहाँ पर इसमें तो कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने आगमन विधि को पढ़ा है तो निगमन विधि उसके विपरीत है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा शिक्षण की निगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर उन्मुख होती है। इस विधि में पाठ्यचर्या का जो क्रम होता है वो सूक्ष्म से स्थूल होता है, जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, जो इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है, जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इस आधार पर निगमन विधि को विज्ञान व गणित विषय के लिए उपयोगी माना है। लेकिन कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि इस शिक्षण विधि यानी कि इस शिक्षण की जो विधि है उसमें जो हमारा विद्यार्थी है वो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाने लगता है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। जो शिक्षण अधिगम की गति, बच्चा शिक्षण को तो बहुत स्पीड से करता है, लेकिन जो उसकी सीखने की क्षमता है ना वो धीमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा रटने पर अधिक बल दे रहा है।
ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है, बस वो क्या कर रहा है कि, और ऐसी प्रवृत्ति जो ऐसी विधि है वो स्थायी नहीं होती, कुछ टाइम बाद बच्चा क्या है भूल जाता है। तो यहाँ पर अधिगम की गति धीमी और रटने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं निगमन विधि के गुण की। तो देखिए और समझिए, निगमन विधि, इस विधि यानी कि देखिए निगमन विधि के जो गुण होंगे वो सेम और सेम आगमन विधि के विपरीत होंगे। अब देखिएगा क्या कि निगमन विधि से शिक्षण कार्य तेजी से होता है, क्योंकि नियम पर आधारित होती है, तो यहाँ पर शिक्षण कार्य जो होंगे वो तेजी से होंगे। ठीक है, इसमें कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने पका पकाया सब कुछ नियम के आधार पर मिलता है, बस आपको उसी के आधार पर चलना होता है। ठीक है, उच्च कक्षाओं के लिए ये विधि जो है प्रभावशाली मानी गई है, क्योंकि बच्चा नियम को अच्छे से तैयार कर लेता है, समझ लेता है और उसी के आधार पर वो अपने आगे बढ़ जाता है। इसीलिए छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि और बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि को माना गया है। नेक्स्ट है कि इसमें शिक्षक व छात्र दोनों को कम मेहनत करनी पड़ती है। आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण दिया, बच्चों को समझाया, बच्चों को लुभाया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और जब बच्चे को समझ में आ गया कि हाँ ये कुछ है, तो फिर उसके बाद नियम दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, उदाहरण के चक्कर में नहीं पड़ता है शिक्षक और न ही इसमें शिक्षार्थी, बस क्या है नियम दिया और सीधे क्या है अपना जो भी समस्या होती है उसका समाधान किया। तो इसमें शिक्षक व छात्र दोनों को कम मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें रटना होता है, इसीलिए क्या होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसमें रटना होता है तो जो हमारी स्मरण शक्ति होती है वो रटने पर अधिक बल देती है। हाँ भाई, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी शक्ति होगी ना, सोचने समझने की शक्ति, उसमें क्या है हम रटने की कोशिश करते हैं कि बस कुछ टाइम के लिए याद रहे, लेकिन रह जाए। ठीक है, तो ये है निगमन विधि के गुण। अब आगे देखिएगा कि इसके कुछ दोष भी हैं। भाई मैंने आपको बताया कि जब गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर रटने को प्रोत्साहित या बढ़ावा देती है, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल, आप सभी ने देखा कि अभी यहाँ पर रटने की प्रवृत्ति को बल दे रही है कौन, निगमन विधि। अब आगे देखिएगा, वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले से ही नियम तैयार होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक विधि नहीं मानी गई है। और आगमन विधि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है। हाँ बिल्कुल, आपने क्या पूछा है अमरनाथ की आगमन, हाँ बिल्कुल, आगमन विधि के सोपान होते हैं। ठीक है, मैं अभी बताती हूं आपको। आगे देखिए, आत्मविश्वास का विकास नहीं होता है, किसमें, आगमन विधि में। आगमन विधि में बच्चे को यह विश्वास नहीं होता कि भाई वो कुछ वो मतलब मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ उसे क्या है कि बच्चे को भाई कहते हैं ना कि किसी, जब आप जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ है, अब पेड़ के बारे में क्या है, सिर्फ हमें क्या है फल पत्तियों के बारे में पता होना चाहिए, इसकी जड़ कैसे मजबूत बनाई, कैसे ये इतना विशाल बना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आत्मविश्वास का विकास नहीं होता है और यह विधि नियमों पर आश्रित होती है। कौन सी, आपकी निगमन विधि। ठीक है, तो देखिए और समझिए आगे। अब जैसा कि मुझे कहा गया है किन्होंने, अमरनाथ जी ने, कि इसके कुछ सोपान भी हैं, तो बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ इसके सोपान कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर आगमन विधि की बात करें, इन्हें मैं स्वयं बताऊंगी आपको। ठीक है, आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं, आप में से कोई मुझे बताएंगे। देखिए समझिएगा, अमरनाथ मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम देखेंगे, भाई देख समझिएगा, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। आगमन विधि के सोपान की बात कर रही हूं मैं। तो सबसे पहले देखिएगा उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, ये इसका पहला सोपान है। अब इसमें क्या होता है कि इस सोपान में बालकों के सामने एक ही तरह के कई उदाहरण पेश किए जाते हैं। समझ में आया? उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण में समझ में आया कि इस सोपान के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों के सामने एक ही तरह की कई सोपान प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए हम संज्ञा के बारे में बताएं
या फिर हम सर्वनाम के बारे में बताएं या हम विशेषण के बारे में बताएं, तो वहां पर के बहुत सारे उदाहरण पेश करेंगे, तब जाके हम बच्चे को समझाते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा आता है इसमें विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या है तो देखिएगा, विश्लेषण किसे कहते हैं, इसमें पेश किया गया जो भी उदाहरण होता है, इसमें पेश किया जो भी उदाहरण है बालकों से क्या है भाई, उसका निरीक्षण करवाया जाता है कि मान लीजिए जो उदाहरण हमने दिया है उसको आप भाई क्या है विश्लेषणात्मक रूप से, यानी उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर बताइए। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी के बारे में पूछा जाए, उसको पहले आप टुकड़ों में बांट लो और फिर जाके उसका पूरा का पूरा एक कर उसका क्या है संश्लेषण कर बच्चों को समझाएं। तो सोपान की बात करें तो उसमें उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण बिल्कुल बहुत इजी है कि इस सोपान में बालकों से क्या किया जाता है, सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। भाई सामान्यीकरण में क्या है कि बच्चों से सामान्य नियम निकलवाए जाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है इसमें परीक्षण। अब परीक्षण क्या है कि परीक्षण के अंतर्गत यानी कि किस सोपान में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियम की विभिन्न उदाहरणों द्वारा परीक्षा की जाती है। यानी कि जो सोपान जो भी देखिए जो भी बच्चों के सामने उदाहरण दिए जाते हैं उसकी क्या है सामान्य नियम निकलवा कर बच्चों को क्या है उसी के आधार पर नियम सामान्य देखिए सामान्य नियम निकलवाए, पहले तो उसमें सामान्य उदाहरण दिए सॉरी, और फिर उसी के आधार पर क्या है नियम बच्चों को सिखाए जाते हैं। बन गया ये भैया, कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए परीक्षण क्या है भाई, परीक्षण में मान लीजिए बच्चों के सामने कोई भी परीक्षा आती है तो बच्चों को आपने पहले से सिखा दिया है कि बेटा ऐसे ऐसे उदाहरण देखिए आपको हमने समझाए, अब आसानी से आप नियम समझ में भाई, फिर उसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने फिर नियम दिया, पहले बहुत सारे उदाहरण दिए, उदाहरण के बाद जब आप बच्चे को नियम बताएंगे तो बच्चा आसानी से समझेगा और परीक्षण में क्या है वो सफलता हासिल करेगा। ये इसका क्या है सोपान है। पांचवें सोपान की बात करें तो देखिएगा उदाहरण से प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण, परीक्षण और एक आपका आता है इसमें जांच। यानी कि इस परीक्षण में आगमन विधि के अंतर्गत बच्चों की जो जांच की जाती है उसमें सबसे पहले उदाहरणों को महत्व दिया जाता है और उसके बाद नियमों को महत्व दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है। जांच में क्या है कि बच्चे ने कौन कौन से उदाहरण सीखे और उस उदाहरण के आधार पर उसने किस तरीके से नियम बनाए, तो ये इसकी जांच आती है। 4 सोपान इसकी मुख्य रूप से है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा सामान्यीकरण और चौथा परीक्षण। एक बार मैं आप सभी के कमेंट्स देख लेती हूँ। और अमरनाथ यही है ना, चलिए आगे देखें तो आगे देखिएगा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं निगमन विधि के सोपान की। तो देखिएगा निगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं और समझ लीजिएगा। एक बार प्लीज बताइएगा। एक बार प्लीज बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। कोई काजल, संजय जी प्लीज बताइएगा। देखिए यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि आगमन विधि के सोपान बताए थे। अब पहले तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। चलिए ओके थैंक यू सो मच। देखिएगा और समझिएगा, बस बहुत ही आसान है। निगमन विधि के सोपान के बारे में भी समझ लेते हैं कि निगमन विधि के क्या है, उदाहरण दिए जाते हैं, पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उदाहरण निकाला जाता है। तो ये इसका दूसरा सोपान है। अब बात करें तीसरे सोपान की तो इसमें है तीसरा सोपान निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना
ठीक है। अब निष्कर्ष निकालना, यानी कि कैसे निष्कर्ष निकाले, तो समझिए कि छात्र छात्राएं नियम या सिद्धांतों के आधार पर उदाहरण से निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किस पर भाई? सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर नियम के आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश। देखिए, पहले नियम तो बच्चा याद कर लेता है और उसी के आधार पर वो उदाहरण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट, ये जो है आपकी संश्लेषण विधि पर आधारित होती है। संश्लेषण विधि पर, संश्लेषण विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? निगमन विधि में किया जाता है, यानी कि सब कुछ इकट्ठा इसमें आपको मिलता है और बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए कि निगमन विधि का प्रस्तुतिकरण या नियमों का सिद्धांत पर बल देना, निष्कर्ष निकालना, संश्लेषण विधि का प्रयोग करना, ये कौन सी विधि में आते हैं? तो याद रखिएगा, ये निगमन विधि में आते हैं। और चौथा आता है इसमें सत्यापन करना। सत्यापन करना, यहां पर भी क्या है कि भाई जो छात्र हैं हमारे, वो नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर सत्यापन की देखिएगा, समझिए कि इसमें छात्र या छात्राएं सिद्धांतों के आधार पर सत्यता की जांच करते हैं और विभिन्न नियम के आधार पर वो उदाहरण की ओर चलते हैं। बस आपको 4 या 5 आपके नियम, निगमन और आगमन विधि के सोपान है, इनको आपको याद करना है। हालांकि सोपान में सिर्फ और सिर्फ आपसे अधिकतर जो पूछा जाता है वो आगमन विधि से भी पूछ लिया जाता है और निगमन विधि से भी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें विशेषताएं अधिकतर पूछी जाती हैं। तो आप उन विशेषताओं को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सोपान भी याद कर लीजिए। और अब मुझे बताइए, आज मेरी तरफ ना आपकी कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हो। आपकी कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमरनाथ, मुझे अब आपका वो कमेंट्स मिला है कि मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, और तब से मुझे लग रहा है कि नेट का इशू है आज क्लास में। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया समझ में, वो काजल जो क्या आपको स्क्रीन पर मिल नहीं रहा है जो मैं लिखकर आपको बता रही हूँ? प्लीज बताइएगा। देखिए, हम आगमन विधि भी आपको नहीं समझ में आई क्या भाई? या तो मुझे इस क्लास को कर लेना पड़ेगा, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि मुझे ना तो आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, दूसरी बात ना मुझे क्लियर हो पा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कल मैं आपकी संश्लेषण विश्लेषण इस विधि को पढ़ाऊंगी और इसी में ही आपको बहुत ही शॉर्ट में आगमन निगमन विधि के बारे में भी बताऊंगी। हालांकि आज मुझे कहीं जाना भी है तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो आज माफी चाहती हूँ गाइस, कुछ तो नेट साथ नहीं दे रहा है और कुछ मुझे आज अर्जेंटली जाना पड़ेगा। तो आपको जो भी दिक्कतें हैं, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कल की क्लास में आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कल थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम 1 से 1.5 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन कल मैं आपको दोनों विधियों को और अच्छे से क्लियर करा दूंगी। तो आज मुझे जाना है तो माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, तो क्योंकि आज मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत बेकार लग रहा है मुझे आज। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज, यदि आप हैं तो क्लास में लाइक करके जाइएगा और प्लीज कल टाइम से आइएगा। धन्यवाद। और हाँ, देखिए, इसका जो आपको अनअकैडमी का जो एक ऐड है, शायद आपको दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, अनलॉक 20, इसमें आपको क्या है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब से पहले अनअकैडमी पर क्या है कि 10% का डिस्काउंट मिलता था, तो आप चाहते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना तो बिल्कुल भी देर ना करें। और ये आपको क्या है भाई, बहुत ही कम सीमित समय के लिए ऑफर है, तो आप जल्दी से भाई यूज करें कोड। और कोड में यदि आप चाहते हैं ललित सर से सब्सक्रिप्शन चाहना तो देखिए LKR लाइव सर का रेफरल कोड है और इस कोड के जरिए आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर एक कंप्लीट सीटेट बैच भी स्टार्ट हो गया है 2022 के लिए 23 फरवरी से। तो आप यदि चाहते हैं पढ़ना अनअकैडमी पर तो प्लीज आपको फिर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो अभी ऑफर है, आप ऑफर में हैं, आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए और फिर अब मिलते हैं कल इवनिंग क्लास में 3 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भैया नेट नहीं चल रहा पता